हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। और इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने साथियों 4 नंबर वाले प्रश्नों को हल किया था और आज इस क्लास में हम साथियों 6 नंबर वाले प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एक बार याद रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं साथियों सेम जो आप पढ़ के जाएंगे वैसा नहीं हो सकता है। उसके आधार में प्रश्न हो सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत होती है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। हल लिखेंगे। ओके, हल लिखने के बाद सवाल में क्या देखे रखा है इसकी बात करेंगे। लिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना। देखिएगा ध्यान से। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर हम ए मान लेते हैं, माना दूसरे वर्ग की भुजा बराबर बी। अब कह रहा है इन वर्गों का जो है क्षेत्रफल का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। तो लिखेंगे स्थिति नंबर 1। कह रहा है वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 157 मीटर स्क्वायर है। मेरे प्यारे बच्चों, वर्गों का क्षेत्रफल मतलब होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चों? भुजा का स्क्वायर। तो पहले वाले वर्ग का भुजा हो जाएगा साथियों ए स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 157 ओके मीटर स्क्वायर। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। अब आगे लिखा है साथियों इनके परिमापों का मान 68 मीटर दे के रखा है। तो देखिए ध्यान से, स्थिति नंबर 2 अपने कॉपी में आप नीली पेन से हल करिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। तो स्थिति नंबर 2 की बात करूंगा तो लिखेंगे वर्गों के परिमापों क्या है, परिमापों का योगफल बराबर 68 दे के रखा है। ये दे के रखा है। परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो पहले वाले की भुजा ए, दूसरे वाले की भुजा बी है। तो पहले वाले का परिमाप 4 है, दूसरे वाले का 4 बी हो जाएगा बराबर में 68 हो जाएगा। हम इसमें चाहे 4 कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 68 हो जाएगा। काटेंगे तो 4 एकम 4, 17 चौको 68 कट जाएगा। तो मैं कहूँगा आपके से कि ए प्लस बी बराबर क्या आएगा 17 आएगा। हमने उसको समीकरण 1 माना था, हम इसको क्या मानेंगे समीकरण 2 मानेंगे। अब ध्यान से देखिएगा तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। हमने समीकरण से 2 माना और ये अपना क्या है समीकरण 1 है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से वैल्यू ले लेंगे। ध्यान से क्या समीकरण 2 से बी का मान लेने पर आपकी इच्छा हो तो ए का मान भी ले सकते हैं। तो जब हम बी का मान लेंगे तो ए उधर चला जाएगा। तो लिखेंगे अतः v इक्वल टू 17 माइनस ए। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे अब b के मान को समीकरण 1 में रखने पर ओके समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपका क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 157 है। अब हम इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। ओके, जब हम लोग पुट करेंगे साथियों तो क्या होगा ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास जो समीकरण था वो क्या था साथियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 157 था। यहाँ पर जब हम b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू हमने क्या निकाला है, b की वैल्यू हमने निकाला है साथियों 17 माइनस ए। तो इसको वहाँ पर रखेंगे b के जगह पे। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 17 क्या है 17 माइनस ए इक्वल टू 157 और यहाँ पर स्क्वायर लगेगा क्योंकि b पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसे a माइनस बी के स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 गुणे 17 गुणे ए, ये प्लस में रहेगा तो माइनस का हो जाएगा 157 इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे, दोनों ए स्क्वायर कामन है तो उसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a², यहाँ पे 17 दूना 34 तो -34a, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बड़ी संख्या प्लस में तो चिन्ह लगेगा प्लस का। 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, मतलब 132 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, अगर हम लोग चाह लें तो क्या करेंगे, किसमें से 2 कॉमन लेंगे। जब इसमें हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, a² माइनस यहाँ पे 17a प्लस 2 छंग 12 2 छंग 12 इक्वल टू 0। अब ये 2 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि a² माइनस 17a प्लस 66 इक्वल टू 0, ये हमें प्राप्त हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे गुणनखंड करने पर, जब गुणनखंड करने की हम बात करेंगे तो क्या होगा, 66 एकम 66 जोड़ने पर 17 आए, गुणा करने पर 66 आए, तो 11 छंग 66 होता है, और 11 में 6 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। तो कह दूंगा साथियों कि a² माइनस 11 प्लस 6a प्लस 66 इक्वल टू 0। ओके, a² माइनस 11 कम 11 है प्लस माइनस माइनस 6a प्लस 66 इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में a माइनस 11, यहाँ से अगर -6 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में a प्लस माइनस माइनस 11 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं। हम लोग इस काम को अपनी कॉपी में आप उधर भी करेंगे, मैं यहीं पर कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक बार a माइनस 6 एक ब्रैकेट में होगा, और एक बार क्या होगा, a माइनस 11 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो a माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर a माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a बराबर 6 आएगा, और यहाँ पर a बराबर कितना आएगा, 11। जो इधर वाला माइनस उधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये लिखेंगे अतः a बराबर 6 या 11, 6 या 11, 6 या 11। अब इस a की वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे और वहाँ से क्या निकालेंगे, b की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a के मान को, क्या a के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अपना क्या है, समीकरण 2 अपना यही था साथियों कि हमने क्या किया, ये यहाँ पे a प्लस बी बराबर 17, तो हमने यहाँ a का मान क्या रखेंगे। अब देखिए हमारे पास a प्लस बी बराबर क्या है, 17, तो हम चाहे a का मान यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 6 रखेंगे या 11 रखेंगे, दोनों चलेगा। तो हम क्या रख सकते हैं, 6 रखेंगे। तो अगर 6 रखते हैं तो प्लस बी बराबर 17, तो क्या आएगा, b बराबर क्या आएगा, 17 माइनस 6, और b बराबर क्या आएगा, 11 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो अगर b का मान हम डिक्लेयर 11 कर देते हैं तो a का मान हम 6 लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे अतः पहले वर्ग की भुजा 6 सेमी, क्या सेमी की मीटर साथियों, सवाल कैसा था, सवाल हमारा जो था वो क्या था साथियों, मीटर में था, तो हमारा मीटर में आंसर आएगा। तो लिखेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा 6 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा 11 मीटर होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा घुमावदार प्रश्न है। मैं कहूँगा इस प्रश्न के साथ अगर अथवा वाला प्रश्न आएगा वो तुम्हें सरल लगेगा तो उसके कर डालिएगा, लेकिन अगर ये सरल लगेगा तो ये कर डालिएगा, लेकिन करके जरूर आइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। अब इससे आसान हो भी नहीं सकता, इतना मैंने आसान करके बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके अगले प्रश्न को 23 नंबर की क्वेश्चन के अथवा वाला करने जा रहे हैं। आप कहेंगे सर जी दोनों प्रश्न करना है बोर्ड एग्जाम में? जी नहीं, केवल आपको भैया एक ही प्रश्न करना है, लेकिन मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ, जो भी आपको आसान लगेगा वो कर लीजिएगा। सवाल लिखा है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किमी प्रति घंटा है, वह 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किमी धारा की विरुद्ध दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे सबसे पहले, हल लिख दिया यहाँ पर, पहले मानेंगे, माना क्या, धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर x।
किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। ओके, और क्या देखिए रखा है, एक नाव की गति शांत जल में, तो लिखेंगे यहाँ पर नाव की गति शांत जल में कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा देखिए रखा है। ओके, अब कह रहा है दूरी, तो कहेंगे साथ दूरी कितना देखिए रखा है, दूरी दोनों कंडीशन में 24 किलोमीटर देखिए रखा है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और ध्यानपूर्वक समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए ध्यान से, तो अगर हम समय की बात करें, हम समय निकालना चाहेंगे, सबसे पहले समय हम तब निकालना चाहेंगे साथियों जब हमारा क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की चाल हमने x माना है, तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहीं पे लिखा है एक जगह धारा के विरुद्ध जा रहा है, तो लिखेंगे धारा की विरुद्ध दिशा में नाव की चाल, तो जब विरुद्ध जाते हैं हम लोग तो माइनस लगता है, इस बात को याद रखिएगा, तो हो जाएगा 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, तो अब देखेंगे, अब सबसे पहले समय निकालेंगे। ये तो हमारा क्या हो गया, चाल हो गया। अब हम लोग समय निकालेंगे, तो लिखेंगे धारा की दिशा में चलने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हमने क्या ली है, 24 किलोमीटर ली है। चाल हमारा कितना है साथियों, तो साथियों जब दिशा में चलेगा तो 18 + x हो जाएगा और घंटा हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान दीजिएंगे, दूसरा निकालेंगे धारा के क्या, धारा के विरुद्ध दिशा में चलने पर लगा समय, तो क्या होगा, 24 जब विरुद्ध चला है, दूरी सभी में सेम है तो दूरी 24 ही रहेगा, ये 18 - x आवर हो जाएगा। इतना लिखने का काम, इतना कर ले जाएंगे तभी आपका चलेगा। अब कह रहा है चूंकि 1 घंटा अधिक लग रहा है, 1 घंटा अधिक कब लग रहा है, जब धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी से गेम चालू होने जा रहा, तो लिखेंगे धारा की दिशा के विरुद्ध चलने में लगा समय माइनस, ध्यान दीजिए तभी आप समझ पाएंगे, इसको माइनस करेंगे और फिर माइनस करने के बाद लिखेंगे धारा की दिशा में चलने में लगा समय बराबर 1। ये सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो धारा की दिशा के विरुद्ध चलने में लगा समय कितना है, यह 24/18 - x, और यहाँ माइनस लगाएंगे, धारा की दिशा में चलने का समय कितना है, 24/18 + x बराबर में कितना है, 1। अब हम इतना तो लिखने वाला काम हम लोगों ने किया है, अब हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कैसे करेंगे, ऊपर दोनों जगह 24 हम लोग 24 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 24 हम लोग कॉमन ले लेंगे,
यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 1/, बचेगा साथियों 1/18 माइनस एक्स बचेगा। यहाँ पर 1/18 प्लस एक्स बचेगा, बराबर में हमारे पास 1 बचेगा। अब हम लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखिए ये 24 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो हम इसको गुणा करेंगे, 18 × 18 हो जाएगा, तो 18 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ का माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा एक्स। नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या गुणा करेंगे, तो 18 का स्क्वायर से तो 324 होता है, और माइनस लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 1/24 हो जाएगा। जो चीज़ गुणे में होती है इधर आती है तो भाग में हो जाती है। तो 18 और 18 तो मेरे प्यारे बच्चों कट ही जाएगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो ऊपर बच गया एक्स, नीचे बच गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/24। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 24x। अब क्या करेंगे, हम इस 24x को इधर लेकर के आएंगे तो हमारा हो जाएगा साथियों 324 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, इसको सही तरीके से कर लेंगे, मतलब कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला रखेंगे, माइनस में हो जाएगा, फिर ये एक्स वाला रखेंगे, फिर वैल्यू को रखेंगे 324 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को हटाने के लिए हम सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x माइनस 324 इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस में संख्याएं हो जाएंगी, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 324 इक्वल टू। सवाल को लगाते समय थोड़ी सी गलती होगी साथियों, यहाँ पर 1x बचा, यहाँ पर भी 1x बचा है, तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर 2 आप लोग लिख लीजिए, जब इसको गुणा करेंगे 24 दूनी 48 हो जाएगा। इसको सही कर लीजिए तभी सवाल लग पाएगा। मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसको आप थोड़ी सी सही कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब इन सभी जगहों पर क्या करना है, 48 कर लेना है। थोड़ी सी गलती हमसे हो गई, लेकिन हम लोगों ने समय रहते इसको देख लिया तो बहुत ही आसान तरीके से सवाल अब लग जाएगा। अब हमें करना है कि घटाने पे कितना आ जाए साथियों, 48 आ जाए, और गुणा करने पर 324 आ जाए। उम्मीद करता हूँ आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे प्रश्न को, लेकिन गलतियाँ सबसे होती हैं, माफ़ करिएगा मुझको। अब यहाँ पे लाना है 324 से कम 324, मतलब घटाने पर 48 आए, गुणा करने पर 324 आए। तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम साथियों 54 को 6 से गुणा करेंगे तो 324 आएगा, 54 में से 6 घटा देंगे तो 48 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ब्रेकेट में हो जाएगा आपका 54 माइनस 6 एक्स माइनस 324 इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रेकेट को इससे बाहर निकालेंगे, ये अपना हो जाएगा साथियों एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324। ओके, हम लोग अभी इसको लाइन खींच लेंगे, आप अपनी कॉपी में नेक्स्ट पेज पे करिएगा। यहाँ से x कामन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x कामन, और एक ब्रैकेट में x प्लस 54 हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस कामन ले लेंगे तो -6 कामन लेंगे। यहाँ पर क्या बचा, x बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 54 बचेगा। ओके, बराबर में 0। अब बाहर वाला एक ब्रैकेट में रखेंगे। ओके, तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x प्लस 54 इक्वल टू 0 एक बार में हो जाएगा। तो एक बार x माइनस 6 बराबर 0 लेंगे, और एक बार x प्लस 54 इक्वल टू 0 लेंगे। ये प्लस ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो x इक्वल टू 6। यहाँ पर x बराबर आएगा -54। याद रखिए जो आपकी चाल होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं, मतलब माइनस नहीं हो सकती, तो माइनस वाला हम काट देंगे और प्लस वाला लेंगे। तो लिख देंगे अतः, चूँकि हमने x को क्या माना था, x को हमने माना था धारा की चाल यही निकालना था, तो लिखेंगे अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लगा के जरूर आएंगे। मेरा ये वादा आपसे है कि इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आएगा, वो चाहे आधा घंटा कम वाला आ जाए, 1 घंटा कम वाला आ जाए, 2 घंटे कम वाला अधिक वाला आ जाए, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं। लेकिन सावधानी पूर्वक लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रश्न में ज़्यादातर गलती होती है। देखिए मुझे यहीं पर गलती हो गई, लेकिन हम समय रहते देख लिए तो आपको गलती बता दिया, वरना हमसे भी गलत हो जाता और आपसे भी गलत हो जाता। तो समय रहते ही अच्छी तरीके से पहचान करना है, सावधानी पूर्वक प्रश्न को लगाना है, बस ध्यान पूर्वक लगाना है, आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आएगा, और आइए इसी क्रम में लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अब मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 24 की बारी है और इसको हम लोग देखते हैं। लिखा है एक पेडस्टॉल के शिखर पे हल लगाएंगे, हल लिखेंगे, 24 नंबर डालेंगे। लिखा है एक पेडस्टॉल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडस्टॉल हम लोग ऐसे ही बना लेंगे ध्यानपूर्वक। चलो इसको हमने पेडस्टॉल बना लिया। इसके ऊपर 1.6 मीटर जो है ये कितना है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, इसको लिख लेंगे। ओके, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, मूर्ति के शिखर का जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और उसी बिंदु से पेडस्टॉल के शिखर का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, इसको आप सही से बनाइएगा, ये 45 डिग्री है। कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। शायद आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री। इसको अच्छी तरीके से आप सीधा खींचिएगा। इससे हमको कुछ नहीं मतलब है, ये इसको आप मिटा भी सकते हैं इरेजर से, और नहीं मिटा सकते तो ऐसा बना रहने दीजिएगा। तो ए बी सी और डी यहाँ तक हमारा खेल होने वाला है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, तभी आप प्रश्न को अच्छी तरीके से लगा पाएंगे, वरना आप लगा भी नहीं पाएंगे और आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। सवाल कह रहा है कि पेडस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको एच मान लेते हैं, हल करते हैं तभी तो हो पाएगा। लिखेंगे माना पेडस्टॉल की ऊंचाई BC बराबर EH। ओके ओके, दिया है मूर्ति की ऊंचाई AB बराबर 1.6 मीटर। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, यही हमको निकालना है। तो अगर हम पहले बात करें प्यारे बच्चों इस छोटे वाले त्रिभुज की, तो छोटे वाले त्रिभुज जो नीचे वाला त्रिभुज है इसमें 45 डिग्री का काम करेगा। जब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये 60 डिग्री का काम करेगा। तो छोटे वाले त्रिभुज में लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज BCD, सॉरी डी लिख सकते हैं, DCB में लंबटा आधार लेंगे तो हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर ये क्या है VC बटा DC। ओके, tan 45 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, और BC का मान हमारा H है और नीचे DC। तो DC एक कम DC हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि DC इक्वल टू कितना होगा H। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। इसे समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। अगेन हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे। लिखेंगे अब त्रिभुज ACD, अब त्रिभुज ACD लेने पर लिख सकते हैं या में। जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री का काम करेगा, लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, इस बार ये पूरा का पूरा AC लेना होगा आपको, तो लिख देंगे AC इक्वल टू नीचे का क्या होगा DC या CD जो भी लिखे। tan 60 का मान जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है √ प्यारे बच्चों 3 होता है बराबर में। AC का मान अगर जब दो चीज़ों से मिलकर बना है AB प्लस BC, तो AC का मान रखेंगे 1.6 प्लस H, और नीचे अगर DC की बात करें तो DC का मान ऑलरेडी हमें पता चल गया कि H होगा, तो यहाँ पर H रख देंगे। और बाकी हम लोग यहाँ पर हल करने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप अपने नेक्स्ट पेज पे करिएगा। ओके, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3H बराबर 1.6 प्लस H। अब इस H को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो मैं कहूँगा √3H माइनस H इक्वल टू 1.6। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से H कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम लोग H कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, ये बच जाएगा ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। इसको गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों H बराबर 1.6 अपान √3, यहाँ पर 1 बचेगा मेरे बच्चों -1। आपने कक्षा 9 में प्रमेयीकरण पढ़ा होगा, इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो अगर नीचे माइनस होता है तो ऊपर प्लस से गुणा किया जाता है इसी संख्या से, तो √3 + 1 और नीचे क्या तो √3 + 1। ओके, ध्यानपूर्वक समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रमेयीकरण करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो H बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3
+1 और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे रूट लगा है, रूट में जब संख्याएं आती हैं तो उन्हें काट दिया जाता है। ओके, माइनस लगाएंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आने वाला है। ओके, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों h बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 +1 और नीचे कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो 2 1 कम 2, इसे काटेंगे तो 0.8 आएगा। तो h बराबर कितना आ गया, 0.8 ब्रैकेट में √3 +1, वो भी मीटर, क्या मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे साथियों, अतः पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 ब्रैकेट में √3 +1 है, या होगी, सॉरी मीटर लिख दीजिए। ओके, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और अभी तक जो मैंने 2 प्रश्न लगाया है उससे आसान आपको ये प्रश्न जरूर लगा होगा। लगा कि नहीं लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। जो अभी तक मैंने 2 प्रश्न आपको लगवाए हैं उससे सरल प्रश्न है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और इस प्रकार का एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। तो आइए सीख कर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। अब सर इसके अथवा वाला करने जा रहे हैं, हल लिखेंगे हम लोग। आपको इसके लाइन से ही करना, मैं ऊपर से हल करना शुरू कर रहा हूँ। हल 23 का क्या है, अथवा। ओके, यहाँ पे लिखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, हल हो जाएगा। देखिएगा, ये मान लेते 80 मीटर सड़क थी, चौड़ी की चौड़ी। इस पूरे से सड़क के किनारों पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर समान ऊंचाई का क्या लगा, खंभा लगा है। लेकिन एक बिंदु से प्यारे बच्चों, एक खंभे का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, जितना इसके बीच में दूरी होगी बिंदुओं में उतना कोण ज़्यादा होता है। ओके, और एक जो खंभे की उन्नयन कोण होता है ये 30 डिग्री होता है। ओके, ये पूरा का पूरा कितना देके रखा है, 80 मीटर देके रखा है। और इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं और इसको हम ई मान लेते हैं। अब मैं क्या क्या मान रहा हूँ ये मैं लिखूँगा। देखिए यहाँ पे देखे रखा दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है, इसे भी एच मान लीजिए, इसे भी एच मान लीजिए। तो सबसे पहले अब बिंदु की दूरी भी मानेंगे। अगर इसे हम एक्स मान लेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 - x हो जाएगा। ओके, अब लिखेंगे माना दोनों खंभों की ऊंचाई h होगी क्योंकि दोनों की ऊंचाई समान है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। अतः ED बराबर AB बराबर h, ये हो जाएगा। माना DC = x, तब VC = 80 - x मीटर। क्या है, मीटर, ये भी मीटर। ओके, ये जो मैंने चित्र बनाया, चित्र में जो मैंने दर्शाया वो मैंने लिख दिया। अब हम लोग हल करेंगे। हम मान लेते हैं पहला त्रिभुज ये ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज EDC, त्रिभुज EDC में tan 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लब की ED बटा DC। tan 60 का मान कितना मान होता है, √3 बराबर ED का मान h और DC का मान x हो जाएगा। इसको इसे गुणा कर लेंगे पहले बच्चों, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h = √3
3x मीटर लिखो या ना लिखो, ये h का मान हो गया। और आप चाहें इसे समीकरण 1 भी मान सकते हैं। इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया, अभी तुरंत बता दीजिए। अब हम लोग इसके इधर काम करेंगे, लेकिन आपके पास आपको जो कॉपी में करना है इसको नेक्स्ट पेज पे करना है, ये ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज की बारी है तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BC। ओके, ए अंडर इसका मान होता है प्यारे बच्चों, इसका मान होता है 1/√3 होता है, बराबर में AB का मान नीचे देके रखा है, BC का मान 80-x है। अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो h का मान इसको यूज कर सकते हैं वहाँ पर, और हमारा क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या हम h के मान को डायरेक्ट रख भी सकते हैं। तो 80 × 80 हो जाएगा, 80 - x बराबर √3h हो जाएगा। अब इस h की वैल्यू को हम यहाँ से पुट भी तो कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 80 - x बराबर √3 √3x, क्योंकि समीकरण 1 में साथ h की मान हमने रख दिया है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। इसको इसे गुणा करेंगे, रूट कट जाएगा, केवल 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका साथियों 80 - x बराबर 3x। अब इस माइनस वाले को उधर भेजेंगे, प्लस में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब इस माइनस वाले को उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं साथियों यहाँ पर कि 80 = 3x + x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 80 बराबर 4x हो जाएगा, और x = कितना रखूँगा, x बराबर हो जाएगा ये 80/4, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर क्या आएगा 20, x बराबर आ गया आपका 20 मीटर आया, क्या 20 मीटर आया। तो x क्या है, पहले खंभे के उस बिंदु से दूरी है, तो x का मान आया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखो और h का मान निकालो, ध्यान से देखिएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे साथियों तो ध्यान से देखिएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि h बराबर हमारा √3x है, √3x है, तो 3 × 20 मीटर, तो h का मान कितना हो जाएगा 20/√3 मीटर। तो साथियों ये क्या हो गई, पहले खंभे से बिंदु की दूरी 20 मीटर हो गई, ऊंचाई साथियों 20/√3 हो गई। अब दूसरे खंभे की निकालेंगे, क्या दूसरे खंभे की निकालेंगे दूरी, तो लिखेंगे तब VC = 80 - x मतलब कि 80 - 20 मतलब कि 60 मीटर, क्या होगा 60 मीटर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे साथियों अतः खंभे की ऊंचाई 20/3 मीटर है, तथा बिंदु से खंभों की दूरी क्रमशः 20, 60 मीटर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने लगा के समझाया है, इससे आसान हो भी नहीं सकता। अगर कोई डाउट है, कुछ भी प्रश्न है इस प्रश्न से संबंधित, तो पूछ लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। ये 6 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। लगाने का तरीका यही रहेगा, डाटा केवल बदला जाता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए साथियों। तो हम लोग अभी साथियों क्वेश्चन नंबर 24 को अच्छी तरीके से हल कर लिए हैं। अब हम लोग साथियों 2 क्वेश्चन भी और हल करेंगे 25 नंबर में, जो एक ऐसा होता है अथवा वाला भी होता है, एक ऐसा होता है। इसमें भी बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ध्यानपूर्वक समझना है आपको। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 25 की बारी है। सबसे पहले प्रश्न में जो ये चित्र बना हुआ है, आप लोग चित्र बनाएंगे। तो चित्र क्या है, एक गिलास है साथियों। गिलास कैसा है, बेलनाकार है। ओके, गिलास बेलनाकार है, यहाँ पर भी बेलनाकार है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नीचे अर्धवृत्त भी है, इसमें सॉरी अर्धगोला भी है। क्या अर्धगोला भी है।
और ये तो कुल जो ऊंचाई है ये 10 सेंटीमीटर दे के रखा है, और यहाँ पे गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे के रखा है, और ये व्यास दे के रखा है। व्यास कितना दे के रखा है? 5 सेंटीमीटर। आइए इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल। लिखा है जूस बेचने अपने ग्राहकों को दी गई आकृति दर्शाता है गिलासों की संख्या को, गिलास को ऐसे दर्शाता है। अब कह रहा है और बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास जो 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला है जिसमें गिलासों की धारता कम हो जाती है। गिलास की ऊंचाई 5-10 सेमी है, तो गिलास की आभासी धारता तथा वास्तविक धारता का मान बताना है। बहुत ही आसान तरीके से लगेगा, बस आपको डरना नहीं है। आइए हल करते हैं, लिखेंगे दिया है कि क्या देके रखा है? व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ब्रैकेट में आर बराबर कितना होगा? 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, एंड इसके बाद ऊंचाई को एच से लिखते हैं, और इसका सूत्र होता है केवल एच तो देखिए रखा है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब दो चीज इसमें निकालना है, दोनों चीज़ों पे विशेष ध्यान देना होगा आपको, तभी प्रश्न लगेगा, अन्यथा नहीं लगने वाला है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले पूछा है आभासी धारता क्या होगी, वास्तविक धारता क्या होगी। तो आभासी धारता का मतलब हुआ जो ये बेलनाकार गिलास है इसकी आयतन निकालना है, और जब वास्तविक धारता पूछेगा तो इस बेलनाकार गिलास के आयतन में से हम लोग साथियों गोले के आयतन को घटा देंगे, अर्धगोला देखिए रखा। तो पहले निकाल लेंगे साथियों, पहले हमें इसमें क्या निकालना है? पहले निकालना है गिलास की क्या, गिलास की आभासी धारिता बराबर जो है बेलनाकार भाग या बेलनाकार गिलास का आयतन। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब मेरे बच्चों पाई का मान यहाँ देखे रखा 3.14 रखेंगे, तो पाई का मान कितना रखेंगे? 3.14 रखेंगे, गुणे आर का मान कितना है? 5/2 है, तो 5/2 का होल आप स्क्वायर रखेंगे, गुणे एच का मान कितना है? 10 देके रखा। ओके, तो कितना हो जाएगा? 3.14 गुणे 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, गुणे 10 हो जाएगा। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ रहा होगा। ओके, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिएगा तो 3.14 गुणे 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 हो जाएगा, नीचे आएंगे 2 से लिख देंगे। अब 2 से हम इसको काटने का प्रयास करेंगे, 2 एकम 2, तो सत्य कितना हो जाएगा? ये 2 एकम 2 पॉइंट लगाएंगे, एक उधर जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 सत्य 14, तो हमारा कितना हो गया? 1.57 गुणे 125। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे और इसका आंसर हम लोग लिख देंगे। तो जब साथियों इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 196.25। चूँकि हमको धारिता निकालना दिया, धारिता का मतलब होता है आयतन, और हमारे सारी वैल्यू क्या थी? सेंटीमीटर में थी, तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने आभासी धारिता निकाला है, अब हम लोग निकालेंगे साथियों वास्तविक धारिता। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसका दूसरा नंबर निकालेंगे। इसी में गिलास की, ध्यान से देखिएगा, गिलास की वास्तविक धारिता बराबर सूत्र होगा साथियों पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है? ये गिलास की वास्तविक धारिता में से जो यहाँ पर अर्धगोला है इसकी हम लोग धारिता को घटा देंगे, मतलब 2 की 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग इसको हल करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, हमारा पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना है? 196.25 आया है। इसको यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे, 196.25 माइनस 2/3 पाई का मान 3 पॉइंट कितना रखना है प्यारे बच्चों? 1/4 रखना है, 1/4 रख लेंगे, गुणा आर का क्यूब निकालना है। आर का क्यूब कितना है? 5/2 है, तो आर 5/2 का होल आप क्यूब। अब इसे हम लोग हल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा?
0.25 माइनस 2/3 गुणे 3.14 गुणा 5 का क्यूब 125 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है साथियों 8 होता है। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 चौक को 8 हो जाएगा। ओके, और समझिएगा ध्यान से 196.25 माइनस ये कितना है, ये साथियों आपका है 3 पॉइंट, अब 2 से काट सकते हैं इसे, 2 दूनी 4, इसे काटेंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 से 14, तो कितना आएगा 1/3 गुणे 1.57 गुणे 125/2 आएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में जरूर आया होगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब हमने 1.57 गुणे 125 को हमने जब गुणा किया तो कितना आंसर आया, वो 196.25। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि 196.25 माइनस वो 196.25 नीचे 3 दूनी 6। अब 196.25 को हम साथ 6 से भाग करेंगे और अपना आंसर जो आएगा इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा वास्तविक आंसर हमको पता चल जाएगा। बाकी आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे कुछ और सरल हो सकता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 196 को यहाँ पर मैं भाग कर दे रहा हूँ 6 से, तो 6 से मैं भाग करूँगा 196.25 को, तो क्या हो जाएगा, छात्री का 18 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 बचेगा 16, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 बचेगा, पूर्ण लगा दोगे यहाँ पे 2 ताल लोगे, छक्का हम 36 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 6 सत्ते 42 तो भी हो सकता है, 6 सत्ते 42, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। आपका ये 5 बचा हुआ है, ऑलरेडी पूर्ण लगा हुआ है तो हम 0 बचा लेंगे, क्या 0 बढ़ा लेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो अब इतना ही हम घटा लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आने वाला है, देखिए ध्यान से साथियों, तो क्या हो जाएगा 196.25 माइनस 32.7 प्यारे बच्चों आएगा। जब आप इसको घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 163। देखिए ध्यान से, यहाँ पर घटाएंगे प्यारे बच्चों तो क्या घटा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जब हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो ये 5 बच जाएगा, पॉइंट के उस पार 5 बच जाएगा। इधर 12 में से 7 जाएगा तो ये भी 5 बचेगा, ये 5 है, 5 में से 2 जाएगा, ये 3 बचेगा, और यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। 163.55 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कहोगे सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया, तो प्यारे बच्चों धारिता निकालना था, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आया। उम्मीद करता हूँ कि वास्तविक धारिता जो मैंने आपके सामने निकाला है और जो मैंने आभासी धारिता निकाला है ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा। फिर भी अगर वो डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं आंसर, तो लिखेंगे अतः, ध्यान से देखिएगा, अतः गिलास की आभासी धारिता बराबर 196.25 सेंटीमीटर क्यूब तथा वास्तविक धारिता बराबर 163.55 सेंटीमीटर क्यूब है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने अभी तक बताया है ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। शुरुआती के 2 प्रश्न साथियों कठिन लग रहे थे, जो कि वास्तविक थोड़े से कठिन थे, लेकिन बाकी इधर के जो भी प्रश्न मैंने बताया है ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। फिर भी अगर वो डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं एक और प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए, बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जाएंगे। आइए साथियों उस प्रश्न को भी हम लोग लगा लेते हैं। अब साथियों क्वेश्चन नंबर हम लोग साथियों 25 का अथवा वाला हल करने जा रहे हैं। लिखा हुआ रसीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमीय रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी चित्र देख सकते हैं साथियों। ओके, लट्टू की पूरी कुल ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो रसीद द्वारा रंगे गए जाने वाला क्षेत्रफल निकालना है। हमें इस लट्टू का साथियों क्षेत्रफल निकालना है। हल हो जाएगा, लिखेंगे साथियों, दिया है कि
व्यास व्यास देके रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे साथियों, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 3.5/2, पूर्ण हटाएंगे 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा साथियों 35/20। तो काटो ना, 5 9 7 35, 5 चौको 20, तो कितना आएगा 7/4 सेंटीमीटर। ये आर का मान मतलब कि त्रिज्या कितना आ गया प्यारे बच्चों, त्रिज्या आ गई 7/4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें ऊंचाई निकालना है, यच का मान निकालना है। तो यच का मान निकालने के लिए कुल ऊंचाई में से आर को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि 5 - 7/4 अगर हम कर लेंगे तो हमारा यच का मान निकलेगा। यच का मान हमें यहाँ पर ज़रूरत होता है, ये कुल ऊंचाई दे के रखा है तो हमें यहीं तक का ऊंचाई चाहिए, तो ऊपर वाली को ऊंचाई को घटाना पड़ेगा। ऊपर वाली ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होती है, तो त्रिज्या कितना 7/4 आई है। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एच बराबर क्या होगा 5 चौको 20, 20 - 7/4, इसको हल करेंगे 20 में 7 जगह 13, यह जगह 13/4 सेंटीमीटर। तो यच का मान इतना हो गया। अब मेरे बच्चों जो नीचे शंकु है, शंकु में एल की भी ज़रूरत होती है, तो एल पहले निकाल लेंगे। तो एल बराबर सूत्र क्या होता है मेरे बच्चों, सूत्र होता है r² + h² अंडर रूट के अंदर। ये सूत्र याद कर लीजिए, बहुत सारे प्रश्नों में आपको मदद करेगा। तो अगर आर की बात करें तो आर कितना आया है, आर आया है 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस एच कितना आया है 13/4 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो अगर इसको आगे हल करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है प्यारे बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 4 का स्क्वायर ये भी 16 होता है। अगर आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे 16 कॉमन ले लेंगे, ऊपर जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 से लगेगा 1, 6 4 10 11 कहाँ से लगेगा 1 और 1 1 218/16 हो जाएगा रूट के अंदर। तो यह लगा अगर सही मान निकालेंगे एल बराबर, तो सब तो याद कर लीजिए अंडर रूट 218 का जो मान होता है ये होता है 14 पॉइंट क्या होता है 14.76 बटा अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, अंडर रूट 16 का मान 4 होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो जब हम लोग साथियों क्या करेंगे, एल बराबर केवल निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे। तो मैं यहाँ पर भाग कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए कि 14.76 को मैं 4 से भाग करूँगा आपके सामने। तो क्या आएगा 4 × 12 आएगा, 2 बचेगा, पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, 7 उतार लेंगे तो क्या होगा 4 छंग 24 हो जाएगा, 3 उतारेंगे और ये क्या हो जाएगा 6, 4 9 36 हो जाएगा। तो हम लोग इसको पूरा का पूरा काट लेंगे, 6.9 का मतलब इसे हम लिख सकते हैं 3.7। तो एल का मान कितना आएगा साथ, तो एल का मान जो वास्तविक हम लोग निकालेंगे ये 3.7 सेंटीमीटर निकलेगा। तो यहाँ पर एल का मान हो गया, यहाँ पर हमारे पास एच की वैल्यू हो गई, ओके ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से हमारा आर का मान हो गया। अब हमारे पास आर भी है, हमारे पास एल भी है, हमारे पास एच है। अभी हम लोग मटेरियल बना रहे थे, अभी खाना बन के तैयार नहीं हुआ, अभी हम लोग तैयारी कर रहे थे कैसे इस प्रश्न को लगाएंगे। अब देखेंगे, लिखेंगे रंगे गए, ध्यान से देखिए जो निकालना लिख लीजिए। लिखा है हमको रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल, तो लिखेंगे तो रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला या वाले क्षेत्रफल अर्थात लट्टू का क्षेत्रफल। इस लट्टू में दो चीज है, एक ऊपर साथियों अर्धगोला है, नीचे शंकु भी है। तो अर्धगोले का जो साथियों पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है साथियों, ये होता है आपका 2πr², और इसका जो सूत्र होता है ये होता है πrl होता है। तो इसमें हम लोग साथियों चाहें तो 2πr कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, जब 2πr हम लोग कॉमन लेंगे, 2πr ना कॉमन लें, केवल πr कॉमन लें, क्योंकि अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 है नहीं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर r बचेगा पहले बच्चों, और यहाँ का एक 2 बचेगा, ओके, और प्लस में यहाँ पर क्या बचने वाला है, l बचने वाला है। अब पाई का मान यहाँ पे बोल के रखा 22/7 रख दो, तो 22/7 रख दो फटाफट, ओके। r का मान कितना है, r का मान 7/4 है, तो 7/4 रख दो, ब्रैकेट में 2 ×
आर का मान क्या रखना है, 7/4 रखना है, और यल का मान कितना रखना है, 3.7 रखना है। तो 3.7 रख दो। चलो भाई 3.7 रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, 7 से 7 काट लेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से 7 काट लिया, ये 22/4 हो जाएगा। ब्रेकेट में ये नीचे 7/2 प्लस 3.7। ओके, जब हम लोग इसको गुणा भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। जब 22 को आप 4 से भाग करेंगे तो ये 5.5 आने वाला है। ब्रैकेट में 7 प्लस इसको जब भाग करेंगे, या जब आप 7 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3.5। कितना आएगा, 3.5 प्लस 3.7। अब हम लोग इसको जोड़ के 5.5 से गुणा कर देंगे तो 5.5 इसको जोड़ेंगे, 7 5 12 का 2 हाथ लगेगा, 1 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब मेरे पेरे से 5.5 को 7.2 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आएगा 39.60। चूँकि हमें क्षेत्रफल निकालना था, सारी वैल्यू हमारे सेंटीमीटर में थी, तो हमारा आंसर आएगा 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग क्या करेंगे, उम्मीद करके इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे, ये क्या होगा, अपना आंसर होगा। हाँ, तो यहाँ लिख देंगे साथियों, आपको लिखना है तो अपनी कॉपी में इसके नीचे लिखे, कॉपी से बड़ी आती है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो मैं लिख दे रहा हूँ, लिखूँगा, अतः रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके संबंधित कई प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी कितना सरल सवाल है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक भी सवाल आपसे नहीं लगेगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, तभी आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको 6 प्रश्न आपको करवाए हैं, ये सारे प्रश्न आप अच्छी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। ये 6 नंबर के 6 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बस आप अच्छे से तैयारी करिए, आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न जरूर आएंगे। बस आप बेहतर तैयारी करिए। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। आज इस क्लास से 6 प्रश्न मैंने बताया, 6 नंबर के प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसके आधार पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, हर बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छी तैयारी कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले कोई डाउट हो पूछ लीजिए। बाकी इस प्रकार की क्लास आती रहेंगी, आप लोग उसको सीख करके कमेंट में जो पूछना हो पूछते रहिए। बाकी साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।